on this computer is on. हमें इस इनफाइनाइट शीट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हमने कहा इनफाइनाइट शीट है, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह इन्फिनिटी है, इसलिए वाला जो पॉइंट मान लेते हैं, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा इस करंट के परपेंडिकुलर और x के भी परपेंडिकुलर, इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके देखेंगे आप, हर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब थोड़ा इधर आएगा थोड़ा इधर आएगा, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट के पैरेलल आएगा, लेकिन करंट के परपेंडिकुलर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, तो यहाँ सेम डिस्टेंस x पर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम इसमें फिर अपना टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में आपको डायरेक्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा कि इस शीट से, जो इनफाइनाइट साइज की शीट है, इस शीट से करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर मैं यहां सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P देखूं, तो आप खुद बताइए, इस वायर की वजह से इधर आएगा, इस वायर की वजह से थोड़ा इधर आएगा, इस वायर की वजह से थोड़ा सा इधर आएगा, इस वायर की वजह से थोड़ा ऐसे आएगा, इस वायर की वजह से थोड़ा सा ऐसे आएगा। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। बाय सिमेट्री कह सकता हूं ऐसा कि नहीं कह सकता? जे वेक्टर आपका बाहर की तरफ है, इसकी थिकनेस टी है। किसी को दिक्कत है इसमें? अगर मैं यहां से देखता हूं, ये मेरा टॉप व्यू होगा, अगर मैं यहां से देखता हूं तो करंट मुझे अपनी तरफ आते हुए नजर आएगा, प्लेन से बाहर की तरफ आते हुए नजर आएगा ऐसे। उस केस में मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और बाय सेम लॉजिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उल्टा होगा। मैंने सेम डिस्टेंस x पे अगर लिखा, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अगर b है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी b होगा। इस शीट के इस तरफ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड उधर का डायरेक्शन इधर ही होगा, इस तरफ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। अब मैं एम्पियर्स लूप ड्रॉ करूंगा, अपने हिसाब से एम्पियर्स लूप कंसीडर करूंगा। तो मैं यहाँ पे कैसा लूप कंसीडर करूंगा? मैं लूप कंसीडर करूंगा कुछ ऐसा। ये मैंने लूप कंसीडर किया, लेट्स से P Q R S, ये मेरा लूप है, एम्पियर्स लूप है। नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा होगा? लूप है P Q R S। ठीक है, अब मैं इस लूप के लिए एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। एम्पियर्स लॉ में मैं क्या लिखूंगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इन द लूप, करंट पासिंग थ्रू द लूप। करंट पासिंग थ्रू द लूप कितना हो जाएगा? थिकनेस T, अच्छा ये लेंथ मैंने लेट से L ले रखा है, ठीक है, या इसको बोल देता हूँ, चलो L ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थिकनेस T इंटू L, ये हो गया एरिया इंटू मैग्नेटिक, सॉरी करंट डेंसिटी J। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर अगर मैं ये क्लोज इंटीग्रेशन करूं B वेक्टर और DL वेक्टर का, तो यहां से यहां का क्या हो जाएगा? BL, यहां जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यहां पे भी जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो Q से लेकर R तक जीरो, R से लेकर S तक फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और DL का डायरेक्शन सेम है, इसलिए B इंटू L, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, डॉट प्रोडक्ट जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो S से लेकर P तक फिर से जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट JTL। दिस इंप्लाइज 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट JTL। L ने L को मार दिया, क्या बचा? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट JT बाय 2। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो।
ये समझ में आया म्यू नॉट JTL कैसे आया यहाँ पे? म्यू नॉट इंटू एरिया, सॉरी J इंटू एरिया इज करंट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ओके, तो इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट हमने निकाल लिया है ना? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं सर। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड। मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, जिसमें करंट जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। मतलब कि यहां से करंट अंदर जा रहा है ऐसे, और यहां से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, हमें आंसर पहले से पता था, पता है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा। अब मैं उसी को डिराइव करूंगा। कैसे डिराइव करूंगा? तो डिराइव करने के लिए मैंने एक एम्पियर्स लूप बनाया ऐसा। मेरे को ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है, निग्लिजिबल होता है अंदर वाले के मुकाबले। इसलिए अगर मैं ये लूप बनाता हूं P Q R S,
तो इसमें देखिए क्योंकि करंट अंदर जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड कितना होगा, यहां पर n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई एनक्लोज या फिर आई पियर्सिंग। अब यहां बताना है, लेट्स से ये वाली लेंथ हम लोगों ने एल ले ली, तो कितनी बार वायर यहां से अंदर घुसा है, तो जवाब है एनएल बार वायर अंदर घुसा है और हर बार करंट आई लेके गया है, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू एनएल इज नंबर ऑफ टाइम्स करंट इज पासिंग थ्रू दिस लूप एंड आई इज द करंट दैट इज कैरिड बाय द लूप बाय द वायर एवरी टाइम। सो दिस इंप्लाइज, अब मैं यहाँ पर पी एस आर क्यू पी पर क्लोज इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का। तो पी से लेकर एस तक देखिए मैग्नेटिक फील्ड, और पी से लेकर एस तक में दो पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो ही हो गया। अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और डीएल इधर है, तो दोनों का के बीच में एंगल 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट फिर से जीरो हो गया। तो पी से लेकर एस तक जीरो, एस से लेकर आर तक जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। एस से लेकर क्यू तक में दो पार्ट, बाहर जीरो अंदर डॉट प्रोडक्ट जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए जीरो। बचा क्या क्यू से लेकर पी तक, वो कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पा रहे हो ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड और यूजिंग सिंपल एम्पियर्स लॉ। ठीक है बेटा, इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे। सर वो क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड में क्या होता है, वायर को अगर आप लपेट रहे हो, अगर आप सोलेनोइड में वायर को लपेट रहे हो, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने लपेटे हैं डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सर थोड़ा छोटा हो जा रहा है लग रहा है मुझे, बेटर है। सर हाँ बेटा, सर थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा वो डायरेक्ट पी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई बना 0 0 0 जो है। देखो भाई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, है ना, और बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही जीरो, तो बाहर हाँ तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट जीरो आना है, ठीक है। अंदर देखिए पी से लेकर एस तक के बारे में बात करेंगे, तो अंदर वाले पार्ट में क्या होगा, डीएल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, जीरो। बाहर तो ऐसे ही जीरो हो गया, तो पी से लेकर एस तक टोटल जीरो हो गया। एस से लेकर आर तक क्यों जीरो हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। 0 हाँ सर। यहाँ से यहाँ क्यों जीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। यहाँ से यहाँ क्यों जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। बचा सिर्फ क्यू से पी वाला पार्ट, तो उसमें क्या होगा, बी इंटू एल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। हाँ सर। इसमें हम लोगों ने पहले से एक रिजल्ट का यूज किया है, क्या कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और अंदर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड का नाम सुना कभी किसी ने? हम्म, कुछ नहीं होता है, सर्कुलर सोलेनोइड होता है, ठीक है, सर्कुलर सोलेनोइड होता है।
ये हमारे पास एक टोरॉइड है, मतलब बेसिकली एक ट्यूब है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और अगर मैं इस ट्यूब की एक्सिस ले लूं तो ट्यूब का इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है। समझ में आया ट्यूब का साइज कैसे एक्सप्लेन किया गया है? मतलब बेसिकली ट्यूब समझते हो ना, वो साइकिल का ट्यूब जो होता है टायर वाला, वैसा ट्यूब है जिसका एवरेज रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और ये जो ट्यूब की जो एक्सिस होगी वहां से अगर आप ट्यूब का रेडियस निकालोगे इंटरनल रेडियस, तो वो स्मॉल आर है। ठीक है, और क्या हुआ है, हमने इसके ऊपर वायर लपेट दिया कुछ ऐसे। ठीक है, यहां से करंट जा रहा है आई, और इधर से आ रहा है आई। ठीक है, अब मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके अंदर और बाहर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप मैंने पहले इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था मुझे, लेट से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया लेट से। तो यहां पर देखेंगे आप तो इधर से करंट जा रहा है अंदर, 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 अंदर और अंदर, और इधर से करंट कितना किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें जरूरत होगी नंबर ऑफ टर्न्स n की, और स्मॉल n को बोल सकता हूं n अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अब अगर मैं पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसा लूप बनाया जो पॉइंट P से पास हो रहा है। अब अगर आप सोचो तो इस लूप को, ये जो लूप का जो अंदर बीच में जो एरिया है, उस एरिया को इस करंट ने बार बार बाहर से अंदर की तरफ पियर्स किया। अंदर से बाहर आते वक्त इसने इस एरिया को पियर्स नहीं किया, इस लूप के एरिया को पियर्स नहीं किया है। तो टोटल कितनी बार पियर्स किया है, एन बार। तो आई एनक्लोज कितना हो गया, आई एनक्लोज हो गया कैपिटल एन टाइम्स स्मॉल आई, क्या है स्मॉल आई नहीं, कैपिटल आई रखा था, कैपिटल आई। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, दैट इज, यहाँ पे बाद में आई एन आई डाल दूंगा बट ये होगा। ठीक है, दिस सिंपलाइज, अब देखिए जरा, करंट बार बार लूप के अंदर, लूप को बाहर से अंदर की तरफ पियर्स कर रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका इस तरफ, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे लूप में होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, b इंटू टू पाई आर, ये आपका b वेक्टर और dl वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन इज कैपिटल एन आई। This implies magnetic field is equal to mu naught n upon 2 pi capital R times I। आप चाहो तो इसको भी म्यू नॉट स्मॉल एन आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं पक्का?
तो सब लोग जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेंगे फिर। कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अपनी थ्योरी खत्म हो गई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बचा हुआ है, मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, मैग्नेट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज बची हुई है, बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो चुका है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हमें बाकी हैं, कुछ नहीं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने बाकी हैं। तो मैं कुछ वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि किसी मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडियस आर में घूम रहा है, रेडियस आर में घूम रहा है विद स्पीड वी। हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा। ठीक है, फटाफट बताएंगे। हुआ? देखो भाई,
न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, मतलब करंट उल्टा जा रहा है। करंट कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई अपॉन टाइम इज 2 पाई आर बाय वी। ठीक है, ये करंट हो गया। अब हम बोलेंगे सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट की वजह से, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी 2 पाई आर नहीं, 2 आर होता है, म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। लल्लू सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जो कुछ इस तरीके से करंट को कैरी कर रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। वायर कुछ इस तरीके से रखा है, ये स्ट्रेट पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट, ये एक और सर्कुलर पार्ट, और इसका फिर से ये स्ट्रेट हो गया। करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, एंड ऐसे। ठीक है, हमें बताना है कि अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, ट्राई करेंगे सब लोग। कोई तो बता दो। क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? इस ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वायर को 3 टुकड़ा तोड़ूंगा, ये टुकड़ा नंबर 1, ये टुकड़ा नंबर 2 और ये टुकड़ा नंबर 3। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा। B1 का डायरेक्शन ओरिजिन पे क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब माइनस के कैप होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। 4 पाई आर क्यों, क्योंकि फाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 तो इसमें, क्योंकि थीटा 1 90 डिग्री है, साइन थीटा 1 तो 1 है, पर साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0। इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, पूरे सर्कल की वजह से 2 आर, सेमी सर्कल के लिए 4 आर, प्लस इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे आ गया 4 पाई आर, ऊपर आ गया म्यू नॉट आई टाइम्स 2 प्लस पाई। ये आपका, अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में होगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस के कैप डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। सर नहीं समझ में आया सर, थोड़ा। देखो इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू, sin थीटा 1 plus sin थीटा। ये आर है डिस्टेंस, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो आप मुझे बताइए सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सिंपल। क्योंकि θ1 और θ2 में से एक तो पॉजिटिव, एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, एक जीरो हो हाँ जाएगा। 0 हो जाए, ठीक। ठीक है, हाँ तो इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। दोनों का डायरेक्शन देख लो हाथ से निकाल के, राइट हैंड थंब रूल लगा के। किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब माइनस हाँ के सर। में आ रहा है। इस लूप की वजह से माइनस के डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। हाँ और एक सेमी सर्कल की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। कंप्लीट सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्या होता है? एक सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई। याद है? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे थीटा अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा? हाफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो तीनों को जोड़ दिया और क्या आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह 180 डिग्री मतलब पाई है। सर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैसे आया सर? 4 पाई। हम्म सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैसे आया? म्यू नॉट आई बाई 2 आर होना चाहिए, 4 आर होना चाहिए ना। तो है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। सर सर्कुलर आर्क की वजह से। हाँ, तो वही तो सर्कुलर आर्क की वजह से। हाँ ठीक है, चलो। कॉपी हुआ? और भी कैसे जैसे बन सकते हैं? ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वायर जो है उसमें करंट इधर से ऐसे आया, ये वायर ऐसे यहाँ पर क्वार्टर सर्कल घुमा, फिर ये जेड एक्सिस के पैरेलली निकल गया। हमें बताना है कि ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करिए। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। ठीक है, क्या क्या आएगा आंसर इसका? सर दो इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, एक इसकी आई वजह से कैप एक माइनस, माइनस। हाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर जे कैप। ठीक है,
आंसर देख के ऐसी सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में इतना ही लिखना ही है और कुछ लिखना ही नहीं है। सर माइनस आई कैप होगा ना शायद। आई कैप सर किसकी जेड वजह एक्सिस की वजह से। बेटा, इसकी वजह से देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, जे कैप आएगा ना, आई कैप में कैसे हो सकता है? ये आपका करंट है, ये आपका आर वेक्टर है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? हम्म, अच्छा हाँ। इधर, समझ में आया? हम्म। ठीक है, ओके। सो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो, एक एग्जांपल है कि मेरे पास ये एक सर्कुलर लूप है, कॉइल नहीं है, सिर्फ सर्कुलर लूप है, जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इस लूप का क्या हुआ है कि बेसिकली एक वायर हम लोगों ने इस लूप से ऐसे कनेक्ट किया और एक वायर ऐसे कनेक्ट किया। करंट यहां से आई आया, यहां से करंट आई चला गया। ये एंगल थीटा है, हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अपना माइक बंद कर लीजिए रवि। किसी का आया आंसर? नहीं हो रहा? देखो भाई, करंट क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। क्या होगा, मान लेते हैं यहां से करंट गया I1, इधर से करंट गया I2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ए बोल दिया, ये वाला पॉइंट बी बोल दिया। ए और बी के बीच पोटेंशियल यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हमने R1 बोल दिया, इसका रेजिस्टेंस हमने R2 बोल दिया, इसका रेडियस हमने स्मॉल r मान रखा है लेट से। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, मान लेते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई माइनस थीटा टाइम्स स्मॉल r, इसका लेंथ 2 पाई माइनस थीटा इंटू स्मॉल r इंटू लैम्डा आपका रेजिस्टेंस हो गया।
सिमिलरली I2 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन लैम्डा टाइम्स थीटा आर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, ये वाला जो करंट I1 है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका अंदर की तरफ, और B2 की वजह से I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। तो दोनों बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू B1 कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर आर्क की वजह से होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2R टाइम्स ये एंगल अपॉन 2 पाई, नाउ दिस एंगल इज 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, I1 की वैल्यू अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2R टाइम्स I1 इज V बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा टाइम्स R इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। तो हम करेंगे 2 पाई माइनस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट V इंटू 4 पाई R लैम्डा। ठीक है, ये आपका, अच्छा ये सिर्फ B1 है, ओके B1 इतना है, ये B1 है। सिमिलर तरीके से अगर आप B2 निकालोगे, देयरफॉर B2 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, पोटेंशियल डिफरेंस V अगर मालूम है तो इस एंगल से ये जो एंगल बन रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं है इस फॉर्म, इस आंसर में। इसलिए अगर आप यहाँ पे थीटा लेके भी सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, बल्कि B2 इतना ही आ जाएगा म्यू नॉट V अपॉन 4 पाई R लैम्डा, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा 4 पाई R स्क्वायर होगा ना, R स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर लैम्डा, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू B1 माइनस B2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई बात? इस केस में क्या होगा ऐसा समझ लीजिए, जहां एंगल ज्यादा सबसेंड हो रहा है वहां करंट कम है, जहां एंगल कम सबसेंड हो रहा है वहां रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज्यादा है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? और क्योंकि इसका आंसर इतना अच्छा है, इतना आसान है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को याद रख लेते हैं, ताकि कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो फट से टिक करके आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। सब बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, चैप्टर काफी आसान है ये वाला, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। आगे बढ़ूं, तो देखिए बेटा इस पे न्यूमेरिकल्स तो वैसे बनाने को बहुत सारे बनेंगे, पर क्या है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे सब बिल्कुल बेसिक से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है,
तो एक काम करो, ये वाला एग्जांपल आप लोग सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल बुक से कर लेते हैं। ये एग्जांपल C6 वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब लोग जल्दी से। कॉपी हो गया? सॉरी, कॉपी नहीं, सॉल्व हुआ? हुआ क्वेश्चन सॉल्व? नहीं हुआ? बहुत आसान है यार, देखो जरा। Yeah. देखो भाई, I3 जो है ना, वो तो इसको एक बार पियर्स किया, वापस उल्टी तरफ पे पियर्स करके, तो I3 का तो कोई मतलब बचा नहीं। I2 इसको एक बार पियर्स कर रहा है, और इसके वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो लूप में जो एरो बना रखा है उसके डायरेक्शन में ही होगा, तो म्यू नॉट इंटू I2। I1 का पियर्स करने का डायरेक्शन देखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लूप के डायरेक्शन में ही होगा, तो म्यू नॉट इंटू I2 प्लस I1। और I3 की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर और डेल वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके फिर तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देखिए, जो पार्ट मैंने पढ़ाया है, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, बताया कि नहीं बताया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज बताया था। हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये सब जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये सब इजी सा पार्ट है, चैप्टर भी आसान है, ठीक है। तो इस ये इन चैप्टर में स्कोर जरूर करना, अगर ऐसे इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें स्कोर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक परमानेंट मैग्नेट के बारे में। कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे अपने पास रखता है, कैसे एक्वायर करता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल के पास होगा ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में भी मैं आ रहा हूं मेनली बार मैग्नेट पे। किस पे आ रहा हूं? बार मैग्नेट पे। एक मैग्नेट है जिसका शेप है एक बार के जैसा। अब सवाल ये उठता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसके पास मैग्नेट के पास आई कहां से? क्यों ये मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाई और एक्सपीरियंस कर रहा है? तो जवाब ये है कि इसके जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे हैं, आपके न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से करंट उल्टा आएगा और इस करंट की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम वेक्टर जनरेट होगा। तो बेसिकली हम देखेंगे क्या, आपके हर एक एटम या मॉलिक्यूल के पास एक एम वेक्टर होगा। अब आपका जो बार मैग्नेट होता है या जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, सबका एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है। इसका काम करता हूं म्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं। सबका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, सारे मॉलिक्यूल्स का, सारे एटम्स का सेम डायरेक्शन में होता है। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इन सब मैग्नेटिक मोमेंट्स का समेशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात? बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम इसको दो पोल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पर आपका प्लस एम मतलब नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका माइनस एम मतलब साउथ पोल है। और अगर इसकी लेंथ को मैं एल बोल दूं तो हम ये भी बोलते हैं कि m वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल वेक्टर, जहां l वेक्टर क्या है? l वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस m चार्ज टू माइनस m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ टू प्लस m पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिकली साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका l वेक्टर है। इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली वी ऑल्सो define a term called intensity of magnetization of मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हो चुका है, वो कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर चुका है मटेरियल। ये जो आई वेक्टर है इसको हमने डिफाइन किया है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि m वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू आई वेक्टर। ऑल्सो हमें पता है m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू एल वेक्टर। इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हो तो विल गेट कि m इज इक्वल टू आई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, जहां पे इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एरिया को उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर मैं इस मैग्नेट को कट करता हूं, अगर मैं कट करता हूं इन टू हाफ्स, मैं बराबर बराबर पीसेस में कट कर रहा हूं, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कट करने के। एक तरीका तो ये हुआ कि मैं इसको इसके लेंथ के आधे आधे टुकड़े कर दूं, l/2 और l/2। ठीक है, तो मेरा जो एक टुकड़ा होगा
उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम v हो जाएगा v0/2। इसलिए इसका जो नया m वेक्टर हो जाएगा वो बेसिकली m0 वेक्टर बाय 2 होगा। कैसे आया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू v0/2। सो बेसिकली m0/2 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसमें अगर हम पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें स्मॉल m, तो वो अभी भी i वेक्टर इंटू a वेक्टर है, दैट इज सिंपली स्मॉल m नॉट। ओरिजिनल जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था वही अभी भी रहेगा। अगर आप मैग्नेट को इस तरीके से काट देते हो तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसी मैग्नेट को लेंथ में काटने की बजाय विड्थ में काट दें, ऐसे काट दें, तो क्या हो जाएगा, अब जो नया पोल स्ट्रेंथ आएगा दैट विल बी बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू एरिया बाय 2, दैट इज इक्वल टू m0/2। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो तो आधा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसको अभी भी आई वेक्टर इंटू वॉल्यूम आधा हो गया, दैट इज इक्वल टू m0 वेक्टर बाय 2 कर सकते हो। मतलब आधा आप किसी भी तरीके से काटेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, अगर मैं मैग्नेट को किसी और स्टाइल में काटूं, लेट से ना तो मैं वर्टिकल कट लगाऊं ना हॉरिजॉन्टल कट लगाऊं, बल्कि ऐसे डायगोनली कट लगा दूं, तो ऐसे में मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, सिंपली आई वेक्टर इनटू, अगर मैं किसी एक पीस के बारे में बात करता हूं तो वॉल्यूम बाय 2 दैट इज इक्वल टू m0 वेक्टर बाय 2। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट हर केस में हाफ हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आया मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे वेरी करता है, हाँ या ना, आ गया। ठीक है, तो फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़े, सर नहीं बाकी है। ठीक है, कर लो कॉपी। अच्छा,
स्कूल में एग्जाम कब से है बेटा आप लोगों के? हाफ ईयरली कुछ बताया है आप लोगों को? किसी को कुछ तो बताया होगा? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बोला, बीआरएस में कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो यूनिट टेस्ट हो गया आप लोगों का? हाँ सर, पीटी1 हो गया पहले ही। PQ1 हो गया? हाँ अच्छा, और मतलब क्या बोल रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल कैलेंडर मिला था वो फॉलो होगा कि नहीं होगा? सर, कुछ नहीं बोला उसके बारे में, कुछ अच्छा। श्योर नहीं। अच्छा, स्कूल में सिलेबस कहाँ पे चल रहा है? सर शायद ऑल्टरनेटिंग करंट करवा रहा था एक दिन। अल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है, ठीक है, हाँ। ओके। नेक्स्ट है फिर हमारा अब हम बात करेंगे बेसिकली क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए, इस चैप्टर में से काफी सारी चीजें सिलेबस से हटाई गई हैं, आई गेस, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने देखा था तो मुझे जहां तक ध्यान है काफी सारी चीजें सिलेबस हटाई गई हैं, बट मैं फिर भी पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड के लिए अगर आप देख रहे हो तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसको आप हटा सकते हो, बट एक बार सुन जरूर लेना जिससे कि बाकी टॉपिक्स में रिलेशन समझ में आ जाए। ओके, सो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? हमारे पास जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये खैर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म ऐसे चेक किया जाता है ना। फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में कोई खास चर्चा केमिस्ट्री में नहीं की जाती, क्योंकि आप नाम से देख लो कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी डेफिनेशन कहीं और सही होगी। डेफिनेशन कहाँ से आती है? डेफिनेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं आती, डेफिनेशन आती है इनके मैग्नेटिक बिहेवियर से, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें, जो बेसिक डेफिनेशन है जहां से कहानी शुरू हुई थी इन चीजों के बारे में बात करना हम लोग शुरू किए थे, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स दैट acquire, materials that acquire magnetic properties when kept in a magnetic field, ठीक है। अगर इन मटेरियल्स को, अगर इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को हम कभी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो दीज मटेरियल्स विल एक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका एक एक एटम अपने आप में एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा पर एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसलिए एक एक एटम अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग हर एक एटम का एक बार
मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। क्या होगा, नॉर्मली जब आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे होगे तो हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। ठीक है, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ external magnetic field. But when we applying external magnetic field, क्या होगा, ये जो आपके इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट थे एक एक एटम के या फिर एक एक मॉलिक्यूल के, वो सब लेट से हम लोगों ने इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू टॉर्क, है ना। क्या होता है, डाइपोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहता है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इस वजह से हम देखेंगे क्या, कि सारे के सारे जो एटम्स हैं अपने आप को इसी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में, सॉरी इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लिए हैं। एक आधे उल्टे होंगे अभी भी, बट मोस्टली इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से अंदर इस मटेरियल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, m वेक्टर पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि किसी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, मतलब कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मैग्नेट, इट इज पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। साफ नहीं दिख रहा है क्या? सर थोड़ा ब्लर अंधेरा। दिख रहा है। बेटर, जो भी है, चलो। तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, मतलब कि बी इन जो है नेट वो ग्रेटर देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? समझ में आया? तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर हो जाती हैं जब वो आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। बट these materials lose their magnetic properties as soon as external magnetic field is removed। ठीक है, मतलब जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे ये मटेरियल्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, कॉपी कर लेंगे।
कॉपी हुआ? सर वो बी इन में हम्म सर बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एडेड है। इसलिए बी इन नेट, हाँ। है ना? हाँ, ठीक। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो तो है ही अंदर, है ना? एक्सटर्नल का हाँ मतलब सर। बाहर नहीं लगाया गया, एक्सटर्नल का मतलब किसी और ने इसके अंदर लगाया है, ठीक है? ओके सर। एक्सटर्नल का मतलब किसी और एक्सटर्नल एजेंट ने बाहर इस मैग्नेटिक इस मटेरियल के अंदर लगाया है, ठीक है? ओके, समझ में आया? अब देखो यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि क्योंकि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर ज्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना कभी शुरू होती ना कभी खत्म होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पैरामैग्नेटिक materials attract magnetic field lines। इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, कॉपी कर लीजिए फिर। कॉपी हुआ? तो देखो जरा, मान लेते हैं ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मान लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है पहले से था यूनिफॉर्म था, मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती थी। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल थी। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैं इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखूंगा, क्या करेगा, ये अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर बुला लेगा। क्यों? देखिए, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बाहर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी थी अंदर उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे बढ़ गया, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज तो हो गई। देखिए नई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर प्रोड्यूस हो नहीं सकती थी, तो क्या करेगा, अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है? तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेते हैं। दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है? वहीं अगर हम डायमैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं? इनकी कहानी बड़ी सिंपल है। They do not have individual atom or molecules, do not have unpaired electrons, और क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए इंडिविजुअल म्यू वेक्टर्स जो है वो 0 हैं फॉर ईच एटम। इसलिए अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कोई रीअलाइनमेंट वगैरह नहीं होगा। बट ड्यू टू लेंजेस लॉ these materials oppose the magnetic field lines entering in them, therefore reducing the net magnetic field inside the material।
इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो लेस देन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यही डायग्राम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनाऊं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी उसको रिपेल करके बाहर भेज दिया। इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से वीकर रहेगी। ठीक है, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले वीकर रहेगा। ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल में होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। इसके पास में अगर आप मैग्नेट लाए आओगे तो ये मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करेगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, now comes the last part, that is third type of material, that is ferromagnetic material. इसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और लंबी भी है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता रहा हूं, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इजीली। नाम क्या है इसका, दूसरे चैप्टर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखो एक बात बोलता हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पर उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर है जिसको आप अक्सर भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है और यूज भी इन कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा कम होता है, क्वेश्चंस आपको इन कॉन्सेप्ट्स से थोड़े कम मिलते हैं। इसलिए अक्सर होता क्या है कि आप लोग जानते हो भी इस चैप्टर को भूल जाते हो, बट अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, बट द एफर्ट जो आपको पुट करना पड़ेगा वो काफी कम है। उस हिसाब से चैप्टर की इंपॉर्टेंस ठीक ठाक होती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आप एवरेज मान सकते हो, क्योंकि अगर चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते हैं तो इसको पढ़ने में टाइम भी कम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर को निग्लेक्ट मत करिएगा। रिवीजन बस खोजता है, ज्यादा मेहनत नहीं खोजता, बस रिवीजन खोजता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपका क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ कंप्लीट कर दूंगा। फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर भी उसी चैप्टर में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ पढ़ने के बाद देखेंगे। हालांकि इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ने का हम पढ़ सकते हैं गैल्वेनोमीटर, बट फिर भी मैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बाद ही आपको ये पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा। आफ्टर दैट EMI, AC, EM वेव्स, ये 3 चैप्टर बचेंगे। EMI भी छोटा है, AC भी छोटा है, EM वेव्स बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये 3 चैप्टर खत्म होने के बाद आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो मेरे एस्टिमेट से 20 अगस्त से पहले किसी भी हाल में आपका ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मतलब मैंने बहुत ज्यादा दिन ले लिए 20 अगस्त बोल के, बट 20 अगस्त से पहले किसी भी हाल में ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। ऑप्टिक्स किसी के स्कूल के एग्जाम में आ रहा है क्या, हाफ ईयरली में, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है, चलो पहले ये खत्म करते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर करता हूँ, सर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे फिर। कौन सा एग्जाम? हाँ सैटरडे को? सैटरडे बेटा, अभी आपका एक और एग्जाम मैं इसी पे लूंगा, क्या नाम है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे लूंगा। उसके बाद उसका अगला एग्जाम आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, हाँ सर, ये ऐसा नहीं दीजिए पेपर। सर पेपर में खाली ये था, थ्योरी था, थ्योरी था ना? समझिए। हाँ, तो अगली बार हाँ में बेटर है, थोड़ा ज्यादा आएगा, चिंता ना करो। ये थोड़ा सा रिवीजन टाइम था क्योंकि चैप्टर थोड़ा पढ़े हुए टाइम हो गया आप लोगों को। अगले वाले में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, सर डाउट्स।
नेगेटिव। हाँ डाउट क्लास छूट गया ना, सैटरडे बोला लेना लेना था ना अपन को। अच्छा किसका, टेस्ट का डाउट्स? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है डाउट क्लास, देखो बेटा डाउट क्लास आपका जिस तरीके से क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है ना, और मेरे ख्याल से सिर्फ सैटरडे संडे ही पॉसिबल ही बचा है। सर डाउट क्लास हम लोग का है ही नहीं अभी। हाँ हाँ, सर अलग डाउट से क्लास अलग से ही लेना होगा, सैटरडे संडे को ही लेना होगा, मतलब नो रेगुलर क्लास में तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे है। ठीक है, तो अलग से ही मुझे सैटरडे संडे में ही अरेंज करना होगा। इस सैटरडे संडे में दिमाग से निकल गया मेरे को। ठीक है, तो सैटरडे को नेक्स्ट इस सैटरडे को मुझे मतलब नेक्स्ट क्लास मुझे याद देना ना, सैटरडे को आपका डाउट क्लास अरेंज करना है। ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक। ओके। थैंक यू।